गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखिए इन्वेंट्री मॉडल हम सेक्शन कर रहे थे, उसमें हम अभी तक काफ़ी कुछ टॉपिक्स अपने कवर कर चुके थे और उसके बाद हमने इन्वेंट्री के बेसिक्स वगैरह देख लिए थे, ऑब्जेक्टिव्स और यूजेस देख लिए थे और इसके बाद हमने इन्वेंट्री मॉडल का फर्स्ट मॉडल किया था अपना, जिसका नाम था EOQ मॉडल विद यूनिफॉर्म डिमांड, जिसमें हमारे पास एजम्पशंस के अंदर डिमांड हमेशा यूनिफॉर्म थी, यानी कि यूनिफॉर्म रेट से हमारे पास इन्वेंट्री का लेवल कम हो रहा था। देखिए अब हमारे पास जो नेक्स्ट मॉडल जो हमें आज करना है वो है EOQ मॉडल विद डिफरेंट रेट ऑफ डिमांड इन डिफरेंट साइकिल्स। देखिए हमेशा हमारे पास ऐसा नहीं होता कि यूनिफॉर्म डिमांड हो, क्योंकि डिमांड कैन नॉट बी यूनिफॉर्म। क्या पता एक टाइम पे डिमांड ज़्यादा हो, फिर नेक्स्ट टाइम कुछ मंथ्स के बाद वो डिमांड एकदम से कम हो जाए। ठीक है, तो उस केस के अंदर मॉडल किस टाइप से बनता है। देखिए पहले तो हम इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं और उससे भी पहले हमें क्या देखना है, एजम्पशंस। एजम्पशंस किसी भी मॉडल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और देखिए सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है हमारे पास कि एजम्पशंस इस मॉडल की पिछले मॉडल से बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं। सबसे पहले देखिए हम देखते हैं अपनी फर्स्ट वाली एजम्पशन क्या है। फर्स्ट एजम्पशन हमने उस मॉडल के अंदर क्या लिया था, डिमांड रेट इज़ कांस्टेंट एंड यूनिफॉर्म। वही तो इसके अंदर चेंज है, डिमांड रेट इज़ नॉट कांस्टेंट। ठीक है, तो फर्स्ट एजम्पशन हमारे पास आई, डिमांड रेट इज़ नॉट यूनिफॉर्म एंड स्टॉक इज़ वैनिश्ड इन डिफरेंट पीरियड्स, इन डिफरेंट टाइम पीरियड्स। ठीक है, ये आई हमारे पास सबसे पहली अजम्पशन। ठीक है, अब सेकंड अजम्पशन जो हमने लेट की थी उसके अंदर वो था रिप्लेनिशमेंट रेट इज़ इंस्टेंटेनियस, यानी कि जिस टाइम पे हमारे पास अपना सारा माल ख़त्म हुआ उसी टाइम पे सारा रिप्लेनिशमेंट हो जाएगा। ठीक है, वो वाली एजम्पशन इसमें एज इट इज़ सेम है, दैट रिप्लेनिशमेंट रेट इज़ इंस्टेंटेनियस। थर्ड अजम्पशन क्या थी, लीड टाइम इज़ ज़ीरो, वो भी बिल्कुल एज इट इज़ सेम आएगी, लीड टाइम इज़ ज़ीरो। फोर्थ एजम्पशन उस मॉडल में हमने क्या यूज़ की थी, परचेज प्राइस इज़ कांस्टेंट। अब देखिए इस मॉडल के अंदर हमें परचेज प्राइस से रिलेटेड कुछ भी नहीं गिवन है, तो हम यही मान लेंगे परचेज प्राइस इज़ कांस्टेंट, यानी कि डिस्काउंट्स आर नॉट अलाउड। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास एजम्पशन नंबर 5 क्या है, कैरिंग कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट आर नोन एंड कांस्टेंट। ये वाली भी एज इट इज़ वही है जो हमने यूनिफॉर्म डिमांड वाले में की थी। अब नेक्स्ट हमारे पास है शॉर्टेजेस आर नॉट अलाउड, क्योंकि शॉर्टेज के बारे में भी इसमें हमें कुछ नहीं गिवन है, तो हम ये मान लेंगे शॉर्टेज अलाउड नहीं है। अब देखिए इसका मॉडल की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमें कैसे करनी है, तो देखिए हमें किस टाइप से करना है इसे, सेम जैसे हमने उसमें किया था। वाई एक्सिस पर हमने ले लिया इन्वेंट्री मॉडल, इन्वेंट्री लेवल, और एक्स एक्सिस पर हमने ले लिया टाइम पीरियड, और वाई पर इन्वेंट्री लेवल। अब देखिए क्योंकि हमारे पास गिवन है रिप्लेनिशमेंट इंस्टेंटेनियस है और डिमांड यूनिफॉर्म नहीं है, तो मान लीजिए T1 टाइम के अंदर इस टाइप से थी डिमांड, यानी कि टोटल जो इन्वेंट्री था हमारे पास सबसे पहले Q था, उसके बाद वो घट कर आया 0 पे। जैसे ही वो 0 पे आया एकदम से रिप्लेनिशमेंट रेट इंस्टेंटेनियस है, तो जो हमारे पास स्टॉक है वो रिप्लेनिश होकर कंप्लीट बन जाएगा, यानी कि दोबारा से उसकी वैल्यू वहीं पहुंच गई। इसके बाद एकदम से डाउनफॉल आएगा। ठीक है, इस गैप को हम और भी कम कर सकते हैं, ये हमारी मर्जी है, ये T2 टाइमिंग पे। और मान लीजिए जैसे ही उसके बाद स्टॉक ख़त्म हुआ एकदम से रिप्लेनिश हुआ और T3 टाइम बहुत ज़्यादा स्लो हमारे पास सेल हुई। ठीक है, तो ये T3 के अंदर ग्राफ ऐसा आया। तो ये किस टाइप का ग्राफ है, EOQ मॉडल विद डिफरेंट रेट ऑफ डिमांड इन डिफरेंट साइकिल्स। ठीक है, तो हमारे पास इसके अंदर हमने मान लिया, देखिए A B C D E F
फर्स्ट मॉडल के लिए हमारे पास ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ थे, लेकिन इसमें कोई भी केस पैरेलल का नहीं आएगा। इसमें मान नहीं लिया क्योंकि डिफरेंट रेट ऑफ डिमांड इन डिफरेंट साइकिल्स है, यानी कि रेट भी डिमांड का डिफरेंट है और टाइम भी डिफरेंट है। तो हमने देखिए ये जो T1, T2, T3 इंटरवल्स हैं, इसमें हमारा टोटल टाइम पीरियड T हमने बांट दिया, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं लेट द डिमांड इन डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम T1, T2 अप टू Tn बी D1, D2 अप टू Dn, जिसका मतलब क्या है कि टोटल जो डिमांड है टाइम T के अंदर, यानी कि देखिए T1, T2 अप टू Tn को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल टाइम T बन जाएगा। और ये D1, D2 क्या है, T1 टाइम के अंदर जितनी डिमांड आई वो D1, यानी कि AB इक्वल टू D1, CD इक्वल टू D2, EF इक्वल टू D3, ऐसे ही Dn तक जाएगा ये ग्राफ। इसके बाद भी ग्राफ है, ठीक है। अब देखिए टोटल डिमांड D को हम क्या लिख सकते हैं, D1 प्लस D2 अप टू Dn, ठीक है। कोई डाउट इसके अंदर? उसके बाद देखिए जहाँ पर हमारे पास टोटल टाइम T को वेयर T इज इक्वल टू T1 प्लस T2 प्लस Tn, ठीक है। क्योंकि जैसे डिमांड, टोटल डिमांड के लिए हमने छोटी छोटी ये जो हमारे पास डिमांड थी इन सबको ऐड कर दिया, ऐसे ही टोटल टाइम के लिए सारे टाइम को ऐड कर दिया। अब देखिए कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग इन टाइम T, सबसे पहले हम इस मॉडल के लिए क्या निकाल रहे हैं, ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट हम कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, सेम फॉर्मूला जो हमने पिछले वाले मॉडल के अंदर यूज़ किया था। देखिए ऑर्डरिंग कॉस्ट के लिए हमने क्या लिया, नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर कितना था, n। देखिए ये जो हम C0 निकाल रहे हैं ये इन टाइम T के लिए निकाल रहे हैं, टोटल टाइम के लिए। और हमारे पास ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या थी, C0, ठीक है। अब देखिए पर ऑर्डर की C0 है और ये वाला जो हम C0 निकाल रहे हैं ये क्या है, कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग इन टाइम T, ठीक है। अब देखिए n को हम क्या लिख सकते हैं, वही D अपॉन Q इनटू में C0 एज इट इज़। तो ये आ गया कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग इन टाइम T का फॉर्मूला, ठीक है। सॉरी यहाँ पर टोटल टाइम T की बात है तो कैपिटल T आएगा, ठीक है। इसके बाद कैरिंग कॉस्ट फॉर टाइम T निकालना है हमें, ठीक है। अभी तक हम ऑर्डरिंग कॉस्ट निकाल चुके हैं, अब बारी आती है कैरिंग कॉस्ट की। कैरिंग कॉस्ट इन टाइम फॉर टाइम कैपिटल T। देखिए इसके लिए हमें क्या निकालना था, वही सेम फॉर्मूला, एवरेज यूनिट इन इन्वेंट्री इनटू कैरिंग कॉस्ट। सिंपली हमने लिख दिया उसको, एवरेज यूनिट इन इन्वेंट्री इनटू कैरिंग कॉस्ट। यही सेम फॉर्मूला हम पिछले मॉडल में भी देख चुके हैं। यानी कि देखिए अगर आपको पिछला मॉडल आता है तो आपको इस मॉडल के अंदर कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना है, कैरिंग कॉस्ट तो CH सबकी सेम रहेगी, ठीक है, वो तो बाहर ले लिया, या एक बार बाहर नहीं भी लिया तब कैसे करना है। देखिए फर्स्ट केस के लिए एवरेज यूनिट इन इन्वेंट्री के अंदर हम क्या करते थे, Q/2 T1। एवरेज यूनिट इन इन्वेंट्री निकालने के लिए हमने क्या किया, फर्स्ट T1 टाइमिंग के लिए Q/2 इंटू T1 है, यानी कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। ऐसे ही टाइम T2 के लिए भी यही आएगा, और CH तो साथ में मल्टीप्लाई में है ही, अलग अलग लिखना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। प्लस Q3 टाइम के लिए भी ऐसे, और Q इंटू Tn/2 इंटू में CH। ये मैंने क्या निकाल दिया, डिफरेंट टाइम्स के लिए हमारे पास कैरिंग कॉस्ट की वैल्यू, ठीक है। अब हमें इसको क्या करना है, इकट्ठा करना है। अब देखिए इसमें से क्या आ रहा है, कॉमन CH। जब हमने CH कॉमन लिया, CH के साथ साथ हम Q/2 भी कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि Q/2 सब में है। अंदर क्या बच गया, फर्स्ट टर्म में T1, सेकेंड टर्म में T2, लास्ट टर्म के अंदर Tn, ठीक है। और T1, T2 प्लस Tn इन सभी को ऐड करके हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो है कैपिटल T, ठीक है।
तो हमारे पास ये आ गई कैरिंग कॉस्ट फॉर टाइम कैपिटल टी। अब हमें क्या निकालना है, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट। तो देखिए उसे कैसे निकालना है, देखिए मैंने सिंपली फॉर्मूला लिख दिया। अब हमें ऑर्डरिंग कॉस्ट फॉर टाइम टी और कैरिंग कॉस्ट फॉर टाइम टी दोनों ही हम वैल्यूज़ निकाल चुके हैं। देखिए ऑर्डरिंग कॉस्ट तो क्या थी हमारे पास, डी सी नॉट अपॉन में क्यू, वही हमने एज इट इज़ लिख दी, प्लस कैरिंग कॉस्ट अभी जस्ट हमने निकाली है क्यू बाई टू सी एच कैपिटल टी, एज इट इज़ मैंने वहीं से कॉपी करके लिख दिया। अब हमारे पास क्या दिखाना होता है, मिनिमम कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट का फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0। यही हमने पिछले मॉडल में भी किया था। तो हमें इसे क्या करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्यू, वही गेट। देखिए अब सॉरी यहाँ पर क्यू था। अब देखिए फर्स्ट टर्म के अंदर डी अप सी नॉट, डी इंटू सी नॉट एज इट इज़, क्यू यहाँ पर 1/q की फॉर्म में, तो उसका डिफ्रेंशिएशन 1/q स्क्वायर प्लस सी एच टी अपॉन 2 एज इट इज़, क्यू का डिफ्रेंशिएशन 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए ये वाली टर्म माइनस की और ये प्लस की है, ये वाली टर्म वहाँ जाके बन जाएगी प्लस की, यानी कि सी एच टी बाई 2 इज इक्वल टू डी सी नॉट अपॉन में क्यू स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैंने क्यू स्क्वायर की वैल्यू निकाल दी, क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पर डी सी नॉट है ही सही, इसका 2 भी आ गया और सी एच बाई में टी। ठीक है, अब देखिए ये हमारे पास यहाँ से अगर हमें क्यू स्टार की वैल्यू निकालनी हो, क्यू स्टार हम जहाँ पर ई ओ क्यू को बोलते हैं, तो अंडर रूट लग जाएगा 2d/c0 ch/t। ठीक है, तो हमारे पास ई ओ क्यू की वैल्यू इस केस के अंदर आ गई ये। अब एक बार अगर हम इसको कंपेयर करें पिछले वाले हमारे क्यू स्टार से, जहाँ पर क्यू स्टार की वैल्यू थी अंडर रूट ऑफ 2d/c0 अपॉन में ch। अगर इस मॉडल के अंदर हम d को d/t से रिप्लेस कर दें तो एज इट इज़ ये हमारा पिछले वाला मॉडल ही बन जाएगा। अब पिछले मॉडल में हमने क्या निकाला था, टी सी स्टार की वैल्यू भी निकाली थी। टी सी स्टार हमारे पास क्या था, हमारे पास टोटल कॉस्ट की वैल्यू अगर हम क्यू की जगह इस इक्वेशन के अंदर क्यू स्टार पुट कर दें तो जो रिजल्ट आएगा देखिए, यानी कि d/c0 अपॉन में क्यू स्टार प्लस में क्यू स्टार बाय में 2ch/t। ठीक है, अब इसके बाद देखिए अगर हम इसका एलसीएम ले लें यानी कि 2q स्टार, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 2d/c0, वही मैंने एज इट इज़ यहाँ पर लिख दिया, प्लस में इस साइड क्या बच जाएगा ch/t एज इट इज़ और q स्टार का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसी को ही अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2d/c0 ch/t। ठीक है, सिंप्लीफाई करना बहुत आसान है, कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी इसके अंदर। अब देखिए अगर हमारे पास टोटल मिनिमम कॉस्ट हमें निकालनी है तो हमें कुछ भी नहीं करना, टी सी स्टार को कॉस्ट ऑफ मटेरियल के साथ ऐड कर देना है। ठीक है, अब मान लीजिए हमारे पास अगर इस केस के अंदर टी की वैल्यू 1 आ जाए, क्योंकि हमें इस मॉडल को EOQ मॉडल विद यूनिफॉर्म डिमांड के अंदर अगर हम देखिए डी को d/t से रिप्लेस कर दें तो एज इट इज़ डिफरेंट रेट ऑफ साइकिल वाला मॉडल, यानी कि जो मॉडल अब हम कर रहे हैं वो बन जाएगा। और बाय चांस अगर इस केस के अंदर T1 आ गया तो दोनों मॉडल सेम बन जाएंगे। तो स्पेसिफिक केस, अगर इस मॉडल का कोई स्पेसिफिक केस आ जाए जिसके अंदर हमारे पास T की वैल्यू 1 हो तो एज इट इज़ वो EOQ मॉडल विद यूनिफॉर्म डिमांड ही बन जाएगा। ठीक है, तो ये वाला मॉडल यहीं तक था, इसमें हमने Q स्टार निकाल लिया, TC स्टार निकाल लिया, इसके बाद हमें इसमें कुछ भी नहीं निकालना। इसके एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और इसके एग्जाम्पल बिल्कुल एज इट इज़ EOQ मॉडल व्हेन डिमांड इज़ यूनिफॉर्म, उस केस के जैसे हैं बिल्कुल एज इट इज़। अब नेक्स्ट हमने जो मॉडल करना है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर वो है EOQ मॉडल व्हेन शॉर्टेजेस आर अलाउड। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे।